आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आर्मी ऑफ द डेड मूवी का स्टार्ट एक इंतहाई मिस्टीरियस सीन से होता है। कंटेनर नुमा ट्रक रोड से गुजर रहा है। हमें नहीं दिखाया गया कि उसके अंदर क्या है, लेकिन फिर पता चलता है उस ट्रक में कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके साथ बहुत सी सिक्योरिटी भी है। बेसिकली वो कंटेनर आर्मी का है, इसलिए सिक्योरिटी भी उनकी है। लेकिन अचानक इस रोड पर एक गाड़ी आ जाती है जिसमें एक न्यूली मैरिड कपल दिखाया जाता है। फिर अचानक उनकी गाड़ी इस ट्रक से टकरा जाती है। इसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो कंटेनर जो उस ट्रक से अटैच था अब सेपरेट हो गया है और इस ट्रक में से एक जिंदा ज़ोंबी निकलता है। वो ज़ोंबी बहुत स्ट्रॉन्ग और फास्ट दिख रहा था। बाहर आने के बाद 2 आर्मी ऑफिसर्स के अलावा बाकी सबको मार देता है। वो इन 2 ऑफिसर्स को काटता है और उन्हें इन्फेक्टेड कर देता है। अब वो फौजी भी ज़ोंबी बन जाते हैं। तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। इन ज़ोंबियों की खास बात यह है कि ये डम्ब नहीं थे, वो इंटेलिजेंट थे। चनाचे वो लॉस वेगस शिफ्ट होने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उनका प्लान वहाँ के लोगों को इन्फेक्टेड करना और उन्हें अपना जैसा बनाने के बाद अपनी टीम को रेडी करना है। और ये थे मूवी के स्टार्टिंग सीन। रियल स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। लॉस वेगस के फौजियों के लीडर का नाम स्कॉट था। अब जब ज़ोंबी उनके कंट्री पर अटैक करते हैं तो वो ज़ोंबी को हराने की कोशिश करते हैं, उन्हें मार रहे थे और साथ ही अपनी टीम को उनको हराने के ऑर्डर दे रहे थे, क्योंकि आर्मी को पता है कि ये ज़ोंबी किस कदर तेज थे, वो इन्हें जल्द मार सकते हैं। लेकिन इसी दौरान स्कॉट ने अपने एक फैमिली मेम्बर को भी खो दिया। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो ज़ोंबी इतने फास्ट और डेंजरस थे कि कोई भी उनसे नहीं बच रहा था। उन्होंने पूरे शहर को घेर लिया है। गवर्नमेंट कंट्री में लॉकडाउन लगाने की ऑर्डर देती है ताकि ज़ोंबी उन्हें नुकसान ना पहुंचा सकें, क्योंकि इसके दौरान वो किसी इंसान के साथ इंटरेक्ट ना कर सकेंगे। लेकिन ज़ोंबीज़ ने पूरे सिटी के सिस्टम को चेंज कर दिया था और बहुत ही तबाही मचा दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट जो आर्मी में था अब रेस्टोरेंट में है। एक दिन एक गैंगस्टर उससे मिलने आता है। वहाँ आकर वो स्कॉट से बात करना शुरू करता है और कहता है, तुम जानते हो कि गवर्नमेंट ने हर जगह लॉकडाउन लगा दिया है और वो जगह जहां वो ज़ोंबी को कंट्रोल नहीं कर सकते वो जगह को ब्लास्ट से उड़ा देते हैं। वो गैंगस्टर कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा कैसीनो चलाता हूं, मेरे $200 मिलियन इसी में है। अब हम सब जानते हैं कि बहुत सारे पैसे रखना या डील करना गलत है। यही वजह है कि वो गैंगस्टर गवर्नमेंट से हेल्प नहीं ले सकता था, इसलिए वो किसी तरह अपने पैसे बचाने के तरीके ढूंढ रहा है ताकि ये पैसा ब्लास्ट में वेस्ट ना हो जाए। वो स्कॉट को ऑफर करता है, अगर तुम मेरे कैसीनो से मेरे लिए पैसे लाओ तो मैं तुमको $50 मिलियन दे दूंगा। पहले तो स्कॉट को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था और ना ही इस काम में कोई इंटरेस्ट था। लेकिन जब वो सोचता है कि $50 मिलियन उसकी लाइफ चेंज कर सकते हैं तो मैं ये ट्राई क्यों ना करूं। वो गैंगस्टर स्कॉट को बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 36 आवर्स हैं, उससे पहले ही तुम्हें वो पैसे लेकर मेरे पास आना होगा। उसके लिए तुम अपनी टीम में किसी भी मेंबर को ऐड कर सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद स्कॉट का जोश देखकर गैंगस्टर उसे कुछ मैप्स देता है और वो इस कैसीनो के मैप थे। वो उसे सब कुछ समझाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि स्कॉट की एक बेटी भी है जो कि सोशल वर्कर थी। लॉस वेगस के बाहर एक रिफ्यूजी कैंप था। इस कैंप में बहुत से गरीब और इनोसेंट लोग रहते थे। उनमें एक लड़की थी, उसकी 2 बेटियां हैं। अब स्कॉट की बेटी जो एक अच्छी सोशल वर्कर थी वो उसके पास जाती है। वो उससे पूछती है कोई प्रॉब्लम है। वो स्कॉट की बेटी से कहती है कि मुझे लॉस वेगस से कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसकी वजह से मुझे शहर के अंदर जाना होगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पैसे लेने के बाद बाहर वापस आ जाऊँगी। लेकिन स्कॉट की बेटी उसे कहती है कि नहीं, तुम शहर के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ लॉकडाउन है और तुम जानती हो कि सिटी के हालात बहुत ही खराब हैं। वो लड़की कहती है अगर मुझे पैसे मिल जाएं तो मुझे रिफ्यूजी कैंप में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बहुत जल्द वापस चली जाऊंगी।
फिर स्कॉट की बेटी कहती है, अच्छा कुछ टाइम वेट करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी सैड रहती थी। और याद है मूवी के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि स्कॉट ने अपने एक फैमिली मेम्बर को खो दिया है और वो उसकी वाइफ थी, जो कि एक ज़ोंबी में चेंज हो गई थी और वो कंट्रोल से बाहर हो गई थी, इसलिए उसे मारना ही सलूशन था। इसकी वजह से स्कॉट उदास रहता था क्योंकि उसने अपनी वाइफ को मार दिया था। और स्कॉट की बेटी इसीलिए सैड रहती है कि उसके फादर ने उसकी मदर को मार दिया है। उसके बाद स्कॉट ने उस गैंगस्टर को बुलाया। वो उसे कहता है कि मैं इस मिशन के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी टीम को रेडी करना होगा। उसके बाद उसने अपनी 5 मेंबर्स की टीम बनाई। उसकी टीम में 2 गर्ल्स और 3 बॉयज़ ऐड थे। स्कॉट टीम से कहता है कि मैं तुम्हें उसके लिए पैसे दूंगा, लेकिन आपको अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। उसके बाद वो सब उस गैंगस्टर से मिलने जाते हैं। वहाँ वो गैंगस्टर उनसे कहता है कि सबसे पहले तुम्हें लॉस वेगस के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ बहुत सारे ज़ोंबी हैं। सबसे पहले उन ज़ोंबी को शिकस्त देकर उन्हें मारना होगा, फिर तुम लोग कैसीनो जाओगे। उसके बाद कैसीनो के अड्डे पर पहुंचने के बाद पायलट लड़की हेलीकॉप्टर के साथ छत पर तुम लोगों का वेट करेगी। वो आदमी जो लॉक खोल सकता है वो नीचे लॉक खोलेगा, बाकी लोग वहां से पैसे लेंगे और छत पर आ जाएंगे और हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद वहां से भाग जाएंगे। वो गैंगस्टर अपने असिस्टेंट को भी उनके साथ भेज देता है ताकि वो उन पर नज़र रख सके। वहाँ से स्कॉट अपनी बेटी के पास जाता है और बताता है हम वेगस जा रहे हैं। वो कहती है मैं भी साथ जाऊंगी, लेकिन स्कॉट अपनी बेटी से कहता है तुम वेगस नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ बहुत ख़तरा है। इसी दौरान स्कॉट की बेटी को पता चलता है कि रिफ्यूजी कैंप की लड़की वेगस के अंदर चली गई है। वो सिटी के बारे में कुछ नहीं जानती और उसकी जान को खतरा भी है। वो लड़की अपने डैड से कहती है प्लीज़ मुझे अंदर जाने दें, वहाँ किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है। पहले तो स्कॉट इनकार कर देता है, फिर वो कहता है अपना ख्याल रखते हुए हमारे साथ रहना होगा क्योंकि तुम नहीं जानती कि ज़ोंबी कितने डेंजरस हैं। इसके बाद वो पूरी टीम कुछ चीज़ें अपने साथ रखती है और एक कंटेनर के ज़रिए वेगस के अंदर चली जाती है। वहाँ ज़ोंबीज़ ने पूरे सिटी को तबाह कर दिया था, कुछ भी ठीक नहीं छोड़ा, तो इंसान वहाँ कैसे रह सकते थे। वेगस जाने के लिए एक और लड़की ने उस रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की की हेल्प की थी। वो इस रिफ्यूजी कैंप में उसके साथ रहती थी, लेकिन वो वेगस सिटी को अच्छी तरह से जानती है। जब स्कॉट और उसकी टीम उस सिटी में दाखिल होते हैं तो टाइगर्स उनके सामने आ जाते हैं। वो बेसिकली ज़ोंबीज़ थे। फिर छोटे बालों वाली लड़की वहाँ पहुँचती है। वो लड़की जिसने उस दूसरी रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की को यहाँ पहुँचने में हेल्प की थी, वो वहाँ एक बदतमीज सिक्योरिटी ऑफिसर को मार देती है। वो कहती है कि ज़ोंबी इसे ले जाएंगे और हम सेफ हो जाएंगे। वो लड़की स्कॉट की टीम को बताती है कि 2 किस्म के ज़ोंबीज़ हैं, कुछ ज़ोंबी गूंगे हैं और कुछ इंटेलिजेंट हैं और हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। छोटे बालों वाली लड़की उन्हें इन्फॉर्म करती है कि हमें रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की को भी ढूंढना होगा, पता नहीं वो कहाँ है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन स्कॉट और उसकी टीम कहती है कि हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1 दिन है जिसमें हमें कुछ पैसे तलाश करने हैं, तो इसके लिए हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। स्कॉट की बेटी ये सब सुनकर सैड हो जाती है, लेकिन उसे अपने फादर की बात माननी थी और उनके साथ चली जाती है। वो आगे बढ़ते हुए वेगस में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ मौजूद ज़ोंबी सो रहे थे। बेसिकली उनमें कुछ ज़ोंबी थे जो दिन को सोते हैं और रात को जागते हैं। वो टीम वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता गुजरती है, लेकिन एक लड़की किसी चीज़ से टकरा जाती है जिसकी वजह से शोर होता है और वो ज़ोंबी जाग जाते हैं। वो ज़ोंबी जागते ही लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की उनसे लड़ती है, लेकिन वो ज़ोंबी इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो उन्हें नहीं हरा सकती थी। फिर वो समझ गई कि उसके लिए ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं है। वो अपनी टीम के मेंबर से कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मुझे गोली मार दो,
क्योंकि अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, वो ज़ोंबी मुझे भी इन्फेक्टेड कर देंगे। उसके साथ ही उसका साथी उसे गोली मार देता है, उसके साथ ही दूसरे ज़ोंबी को भी गोली मार देता है। फिर इस वक्त उनका रास्ता साफ हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब कैसीनो पहुंच चुके हैं। स्कॉट और उसकी बेटी लाइट्स ऑन करते हैं। वो पायलट लड़की अपने हेलीकॉप्टर के साथ कैसीनो के छत पर पहुंच जाती है। लॉकर खोलने वाला इस वेट में था कि लॉकर खोलने का ऑर्डर कब मिलेगा। शूटर इंतज़ार करता है कि जब कोई ज़ोंबी आएगा तो इस ज़ोंबी को गोली मार देगा। अब एक लड़का और छोटे बालों वाली लड़की रह गए थे। वो बस देख रहे थे कि ज़ोंबी उन पर अटैक ना कर दें। अब जब वो कैसीनो के अड्डे पर पहुंचते हैं तो वो शख्स जिसने लॉक खोलने थे वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है कि वहाँ लॉकर में बहुत पैसा है और कोई सिक्योरिटी नहीं है। मतलब कि गैंगस्टर ने यहाँ सख्त सिक्योरिटी रखी हुई है। यहाँ कुछ ट्रैप्स भी हो सकते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे। इसलिए मेरे पास एक आइडिया है, हम यहाँ ज़ोंबीज़ को बुलाते हैं और अगर कोई फंसेगा तो वो ज़ोंबी फंस जाएंगे। जब वो फंसेंगे तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। फिर छोटे बालों लड़की के बाहर शूटिंग के नतीजे में तमाम ज़ोंबी उनकी तरफ दौड़ आते हैं। उनके आते ही वो टीम छुप जाती है। ज़ोंबी इस ट्रैप में फंसने लगते हैं और कुछ को वो टीम गोली मार देती है। फिर बाहर छोटे बालों वाली लड़की और लड़के को पता चलता है कि रिफ्यूजी कैंप की लड़की को ज़ोंबी के लीडर ने किडनैप कर लिया है, यानी पहला ज़ोंबी जो इस कंटेनर से आज़ाद हुआ था। फिर वो लड़का इस छोटे बालों वाली लड़की से कहता है कि गोली चलाओ ताकि ज़ोंबी यहाँ आ सकें। बेसिकली ज़ोंबी की ब्राइड प्रेग्नेंट थी। वो ब्राइड शूट की आवाज़ सुनते हुए उनके पास आ जाती है। वो लड़का उसे मारता है और उसकी गर्दन काट कर बैग में रख लेता है। छोटे बालों वाली लड़की कहती है कि तुमने गलत किया, ज़ोंबी अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा क्योंकि तुमने उसकी ब्राइड को मारा है। ये जानते हुए भी तुमने ये रिस्क क्यों लिया। फिर न्यूज़ आती है 1 घंटे के अंदर स्ट्राइक शुरू हो जाएगी और बमबारी 1.5 घंटे के अंदर शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से पूरा वेगस और ये कैसीनो भी तबाह हो जाएगा। ये उनके लिए बुरी न्यूज़ थी क्योंकि उनके पास थोड़ा टाइम था और उन्होंने अभी तक पैसे भी नहीं लिए थे। वो सब इसके बारे में परेशान हो रहे थे। फिर उन्हें एक और खबर मिलती है कि वो पायलट लड़की उनसे कहती है कि मेरा हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया है। वो कहती है नहीं जानती इसे ठीक करने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। स्कॉट अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए फ़ौरन लॉकर खोलो और जल्दी से पैसे अपने बैग में ट्रांसफ़र कर लो। इसी दौरान मेन ज़ोंबी भी वहाँ आ जाता है। वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्होंने इसकी ब्राइड को मार दिया था। वो ज़ोंबी अपनी टीम को उन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। उसी दौरान स्कॉट की बेटी सोचती है कि रिफ्यूजी कैंप की लड़की उसकी अच्छी दोस्त है। मैंने उसे कहा था कि मैं उसकी हेल्प करूँगी और वो ज़ोंबी के कब्ज़े में है। मुझे नहीं पता कि वो किस हालत में होगी। वो चुपके से उसे ढूंढने चली जाती है। स्कॉट को जब पता चलता है उसकी बेटी वहाँ नहीं है, वो भी उसके पीछे भाग जाता है। जब वो वहाँ से निकलता है तो ज़ोंबी उसकी टीम पर अटैक कर देती है और इस अटैक में एक लड़की मारी जाती है। लेकिन यहाँ मूवी में एक और ट्विस्ट आ जाता है। उस गैंगस्टर का असिस्टेंट उनके पास आता है और स्कॉट की पूरी टीम को बेसमेंट में बंद कर देता है। वो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या मजाक है। वो उनसे कहता है तुम लोग हैरान क्यों हो रहे हो, ये तो हमारा प्लान था। मेरे बॉस को पैसा नहीं चाहिए था, वो सिर्फ इस ज़ोंबी की ब्राइड का सर चाहता था क्योंकि उसके साथ वो तमाम ज़ोंबीज़ को कंट्रोल कर सकता है और जब वो ज़ोंबी को कंट्रोल करेगा तो उसे तुम लोगों की क्या ज़रूरत है, पागल लोग। ये कहने के बाद वो बाहर चला जाता है और वो इस आदमी का बैग ले जाता है जो उसे लगता है इसमें ज़ोंबी की ब्राइड का सर है। लेकिन उसने जब बैग खोला तो उसे वहाँ कोई सर ना मिला, बल्कि उसमें मनी काउंटर मशीन थी। वो गुस्सा हो जाता है और अपने हवास
खो देता है। इस वक्त वहाँ एक शेर आता है और उसे बुरी तरह मारता है। इसके बाद वो लड़की जिसके छोटे बाल हैं वो वहाँ से बाहर जाने के लिए जगह ढूंढती है और फिर वो उन सबको लेकर वहाँ से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही उनका सामना ज़ोंबी से हो जाता है। वो उन पर अटैक कर देते हैं और शूटर लड़के को पकड़ लेते हैं। वो लड़का सोचता है कि मेरा वक्त करीब है, अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। वो दूसरों से कहता है कि मुझे गोली मार दो और साथ ही दूसरे ज़ोंबी को गोली मारो जो मेरे आसपास हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बेसिकली उसने भी उस लड़की की तरह सेक्रीफाइस कर दिया। अब स्कॉट की टीम ने उसे सारे ज़ोंबी के साथ मार दिया था। इसकी वजह से वो सब सैड हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी अभी तक उस रिफ्यूजी कैंप की लड़की को ढूंढ रही थी, लेकिन फिर सिक्योरिटी गार्ड इसके सामने आता है जिसे रिफ्यूजी कैंप की एक और लड़की ने मार दिया था। वो आदमी अब एक ज़ोंबी में चेंज हो गया था। वो एक डेंजरस ज़ोंबी था। फिर हम देखते हैं कि वो टीम छत पर चली जाती है। स्कॉट और वो छोटे बालों वाली लड़की भी उनके साथ जाते हैं। ज़ोंबी लीडर भी वहाँ पहुँच जाता है। छोटे बालों वाली लड़की ज़ोंबी लीडर से कहती है दूर हो जाओ। उसके साथ वो ज़ोंबी ब्राइड का सर दूसरे बैग से निकालती है जो उसने छुपाया था। वो कहती है मैं इसे तबाह कर दूंगी, यहाँ से चले जाओ। ये देखते हुए वो ज़ोंबी लीडर दूर होना शुरू होता है। फिर छोटे बालों वाली लड़की देखती है कि स्कॉट हेलीकॉप्टर में है, लेकिन ये देखते ही ज़ोंबी लीडर उस छोटे बालों वाली लड़की पर अटैक कर देता है और वो लड़की को मार देता है। लेकिन वो लड़की मरने से पहले उसकी ब्राइड का सर नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से वो क्रश हो जाता है। क्या आप जानते हैं इस ज़ोंबी का ब्राइड अभी तक जिंदा था, यानी अगर इसका सर दोबारा उसकी बॉडी के साथ मिलता तो वो दोबारा जिंदा हो सकती थी। इसलिए उस लड़की ने उसका सर क्रश करने के लिए अच्छा काम किया ताकि वो दोबारा जिंदा ना हो सके। जब स्कॉट हेलीकॉप्टर में बैठा था तो उस पायलट लड़की से कहता है हमने पैसे अपने साथ नहीं लिए, और वो उसे उस गैंगस्टर की तमाम प्लानिंग बताता है। वो उसे ये भी बताता है कि मेरी बेटी लापता है और मुझे उसे ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी ने उस रिफ्यूजी कैंप की लड़की को बचा लिया। उनके पीछे वही सिक्योरिटी ऑफिसर भी था जो अब ज़ोंबी था, लेकिन स्कॉट की बेटी ब्रेव थी। वो उसे भी मारता है, लेकिन फिर फौरन वो ज़ोंबी लीडर भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो स्कॉट की बेटी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्कॉट भी उस जगह पहुंच जाता है जहां उसकी बेटी थी। वो अपनी बेटी और दूसरी लड़की को बचाकर अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। वो जल्दी से छत पर आते हैं ताकि हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से भाग सकें, लेकिन ज़ोंबी लीडर भी उनके पीछे आ जाता है। वो सब हेलीकॉप्टर में छलांग लगा देते हैं। अब ज़ोंबी और स्कॉट के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान वो ज़ोंबी स्कॉट को काट लेता है, लेकिन हिम्मत करके स्कॉट उस ज़ोंबी को गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो ज़ोंबी हमेशा के लिए मर जाता है। लेकिन अब मसला ये है कि एयर स्ट्राइक में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। उन्हें फौरी तौर पर वो जगह छोड़नी होगी। इसी फाइट के दौरान उस खातून पायलट को भी गोली लग जाती है और वो मुश्किल से हेलीकॉप्टर को उड़ाती है। जब वो वहाँ से निकलते हैं तो ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं। इस एयर स्ट्राइक की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुँचता है। वो खातून पायलट भी उसमें मर जाती है। रिफ्यूजी कैंप की लड़की भी मर गई और स्कॉट बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लेकिन उस ब्लास्ट में स्कॉट की बेटी बच गई। वो अपने फादर से मिलती है और आज तक उसकी बात ना मानने पर माफ़ी मांगती है। कहती है कि मैंने हमेशा आपके ऑर्डर को इग्नोर किया और हमेशा आपसे नफरत की क्योंकि आपने मेरी माँ को मारा था, लेकिन आप अपनी जगह पर ठीक थे। क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? फिर स्कॉट उसे कहता है मेरी बेटी तुम कैसी बातें कर रही हो, छोड़ो सब, बस अपना ख्याल रखना। तुम जानती हो मैंने वहाँ से कुछ पैसे चोरी किए हैं
تاکہ میں تمہیں دوں، کیونکہ میرے پاس کوئی نہیں ہے اور نہ یہ میرے استعمال کے ہیں۔ اور پھر اسکاٹ اپنی بیٹی کو کچھ پیسے دیتا ہے۔ اس کے بعد اسکاٹ کی حالت مزید خراب ہو گئی کیونکہ اسے زومبی نے کاٹا تھا۔ پھر وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ میری بیٹی مجھے گولی مار دو تاکہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ اس کی بیٹی روتے ہوئے اپنے فادر کو گولی مار دیتی ہے کیونکہ اسے یہ کرنا تھا۔ اب یہاں اسے ریئلائز ہوتا ہے اس کے فادر نے اس کی مدر کو کیوں گولی ماری، کیونکہ اگر وہ اسے گولی نہیں مارے گا تو وہ زومبی بن جائے گی اور دوسروں کو بھی انفیکٹڈ کرے گی۔ یہاں وہ بہت روتی ہے۔ پھر ریسکیو ٹیم بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور اسکاٹ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویگس شہر مکمل تباہ ہو چکا تھا ان ایئر اسٹرائک کی وجہ سے۔ ہمیں یہ بھی دکھایا گیا اس گینگسٹر کا اسسٹنٹ ابھی زندہ تھا۔ اب جو پیسہ اس کے پاس تھا وہ اسے لے کر سٹی سے باہر آتا ہے اور فلائٹ بک کراتا ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے میں کیوں نہ چیک کرواؤں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کے بازو پر کاٹنے کا نشان ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ زومبی لیڈر نے اسے کاٹا تھا۔ وہ جانتا ہے کہ وہ جلد ہی زومبی بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔